नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है यूपी की नहरें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम नहरें को समझेंगे, आखिर नहरें होती क्या है और उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हम बात करते हैं नहरों की। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जो नदियां होती हैं वो उसके संपूर्ण क्षेत्र में पानी का प्रवाह नहीं कर सकती हैं। मतलब उसके प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक किसान को पानी व्यवस्था नहीं करा सकती या पानी की उपलब्धता नहीं कर सकती हैं। तो पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए ही जो नदियां होती हैं उनसे सहायक वाहिनियां निकाली जाती हैं। सहायक वाहिनियों को मतलब आप समझ सकते हैं, उनसे उनकी जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं, बस वैसे ही ये नदियों से निकली हुई सहायक वाहिनियां होती हैं जो नदी के पानी को दूसरे क्षेत्रों में भी ले जाकर प्रोवाइड कराती हैं। तो आपको नहरें समझ में आई। ये सहायक वाहिनियां होती हैं। किससे निकलती हैं? नदियों से निकलती हैं। ये कई बार तालाबों से भी निकलती हैं, पर मोस्टली ये नदियों से ही निकलती हैं। तो नहरें आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं भारत में यूपी की विशिष्टता। देखिए, यूपी में हम सारी नहरों के विषय में नहीं पढ़ेंगे, पर मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है उनके विषय में पढ़ेंगे। और सबसे पहली जो नहर है वो है पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर। देखिए, नहरों को पढ़ने का जो सीक्वेंस होगा मैं आपको वो बता दूं। सबसे पहले हम नदियों का ईयर पढ़ेंगे, उसके बाद उनका ओरिजिन पढ़ेंगे, और तीसरी चीज वो कितने क्षेत्र को प्रॉफिट दे रही है, मतलब फायदा, उससे लाभान्वित कौन कौन हो रहा है। यही हमारा सारी नहरों को पढ़ने का सीक्वेंस रहेगा। तो हम बात करते हैं पूर्वी यमुना नहर की। तो इसका जो निर्माण हुआ था कंप्लीट, वो 1830 ईस्वी के आसपास हुआ था। देखिए, ये पूर्वी यमुना नहर है, ये यूपी की कैसी नहर है? यूपी की पहली नहर है। यूपी की ये पहली नहर है, ठीक है। इसका निर्माण कार्य जो प्रारंभ कराया था वो शाहजहां के समय में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये निर्माण कार्य शाहजहां के समय में लगभग 1631 ईस्वी के आसपास स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन इसको कंप्लीट अंग्रेजों के समय में हो पाई है 1830 के आसपास। इसका ओरिजिन पॉइंट है, देखिए आप सब जानते होंगे, जो यमुना नदी है वो यमुना नदी है। यमुना नदी यूपी में कहां से एंटर करती है? ये करती है सहारनपुर फैजाबाद नामक स्थान पर। तो ये इसी ओरिजिन पॉइंट जहां से ये यूपी में एंटर करती है, बस ये उसी स्थान से यमुना, पूर्वी यमुना नहर का ओरिजिन पॉइंट है। तो ओरिजिन पॉइंट क्या है? फैजाबाद सहारनपुर। सहारनपुर में यमुना जी के राइट हैंड से निकलती है, और ये कहां तक? ये यमुना जी के पैरेलल चलती है, यमुना जी के समानांतर चलती है। कहां तक? दिल्ली तक। और दिल्ली में आके ये यमुना जी में मर्ज, यमुना जी में ही मर्ज हो जाती है। मतलब ये फैजाबाद सहारनपुर से पैरेलल चलती है, किसके? यमुना जी के पैरेलल चलती है, और दिल्ली तक पैरेलल आते आते यमुना जी में ही मर्ज हो जाती है। दो चीजें आपको कंप्लीट हो गई है ना। ओरिजिन पॉइंट कहां पर है। उसके बाद प्रॉफिट क्षेत्र आप समझ सकते हैं, ये लाभान्वित कैसे करेगी, किनको किनको करेगी। तो आप जानते हैं, देख, तो एक तो आपको यूपी समझ में आया, एक आपको यूपी समझ में आ गया, इसमें कोई समस्या तो नहीं। उसके बाद जो अपना दिल्ली है, दिल्ली को प्रॉफिट देगी, है ना। ये दो क्षेत्र हैं जिनको अच्छे से प्रॉफिट मिलेगा। किससे? पूर्वी यमुना नहर से। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं पूर्वी यमुना नहर की लेंथ के विषय में, तो टोटल 1440 किलोमीटर लंबी ये नहर है। यहां तक आपको कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं? पूर्वी यमुना नहर आपकी कंप्लीट होती है। अब हम लोग बात करते हैं यूपी की मोस्ट इंपॉर्टेंट नहर जो है, जो कि है पूर्वी गंगा नहर। चलिए, सॉरी, ऊपरी गंगा नहर, उसके विषय में पढ़ते हैं। देखिए, दूसरी नहर है हमारी ऊपरी गंगा नहर, है ना। ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर। सेम प्रोसेस। सबसे पहले ये बनी कब थी? तो ये जो बनी है वो 1840 से 1854 के बीच में बनी है, पहली चीज, ठीक। दूसरी चीज, इसका उद्गम स्थल हरिद्वार से निकली है, ठीक है। हरिद्वार से निकली, ये दो चीजें कंप्लीट हो गई। उसके बाद
अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, देखिए ऊपरी गंगा नहर जो है ये 340 किलोमीटर की है, लेकिन अगर हम इसकी वाहिनियों की भी लंबाई जोड़ दें तो ये लगभग 5640 किलोमीटर लंबी नहर है। दो चीजें कंप्लीट हो गई। उसके बाद अभी हम लोग एक आगरा नहर पढ़ेंगे, आगरा नहर और निचली गंगा नहर, निचली गंगा नहर। तो इन दोनों नहरों को भी कौन पानी प्रोवाइड कराता है? ऊपरी गंगा नहर ही। यहां तक की चीजें आपको समझ में आई? इनमें आपको कोई डाउट, कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, ये चीजें आप समझते भी रहिएगा। और ये प्रॉफिट किनको किनको देती है? तो वही जो ऊपरी उत्तर पश्चिमी यूपी है, सहारनपुर हो गया, बिजनौर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, है ना, और शामली हो गया, ये उस वाली बेल्ट को प्रॉफिट देती है। उसके बाद एक चीज और याद कर लीजिए, यूपी की जो पहली रामसर साइट है, यूपी की जो पहली रामसर साइट है 2005 में ऊपरी गंगा नहर को ही बनाया गया था। यहां तक की चीजें कंप्लीट हो गई। वैसे यूपी में टोटल 10 रामसर साइटें हैं। ठीक है, हम कभी भी टाइम मिलेगा तो हम जरूर इसको बताएंगे आपको। तो ऊपरी गंगा नहर के विषय में, कब बनी? 1840-1854 के बीच में बनी। उद्गम स्थल कहाँ है? हरिद्वार है। लेंथ 340 ओरिजिनल ऊपरी गंगा नहर की है, लेकिन अगर इसकी सहायक वाहिनियों को जोड़ दे तो 5640 किलोमीटर लंबी नहर है। आगरा नहर और निचली गंगा नहर को भी पानी कौन प्रोवाइड कराता है? ऊपरी गंगा नहर। और 2005 में ये यूपी की पहली रामसर साइट बनी थी। कौन? ऊपरी गंगा नहर। यहां तक की चीजें कंप्लीट होगी। प्रॉफिट वाला क्षेत्र जो है मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर वाली जो बेल्ट है उसमें ये पानी प्रोवाइड कराएगी। यहां तक की चीजें कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं हम लोग आगरा नहर के विषय में। जो हमारी तीसरी नहर है, आगरा नहर है। आगरा नहर को पानी कौन प्रोवाइड कराता है? ऊपरी गंगा नहर। ये चीज आप याद रखिए, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, सेम प्रोसेस। ये बनी कब? ये 1874 के आसपास बनी है। ठीक है, पहली चीज इसके विषय में आपको ये चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, ये निकलती कहां से है? तो ये निकलती, देखिए इसको पानी कौन प्रोवाइड कराता है? ऊपरी गंगा नहर। तो इसका उद्गम स्थल क्या है? दिल्ली के ओखला, ओखला के पास से ये आगरा नहर निकलती है। दो चीजें कंप्लीट हो गई। उसके बाद तीसरी चीज, किस नदी से निकलती है? तो ये यमुना जी से निकलती हैं। अब देखिए, आप यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट हो गया होगा। डाउट ये हुआ होगा कि इसको पानी तो प्रोवाइड कराता है ऊपरी गंगा नहर, पर ये निकलती क्यों है यमुना से? तो वो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये यहाँ पर पानी प्रोवाइड नहीं करा रही, लेकिन जैसे ही आगे क्षेत्रों में विस्तार होगा तो इसमें गंगा जी, जो ऊपरी गंगा नहर है, वो पानी की, जो मैंने बताया था ना कि इसकी वाहिनियां हैं, इसकी सहायक वाहिनियां हैं, तभी तो 5640 किलोमीटर इसकी ऊपरी गंगा नहर की लंबाई हो रही। तो वो ऐसे ही होती है, छोटी सी वाहिनी निकलकर किसमें मर्ज हो जाएगी? आगरा नहर में। अब देखिए, आगरा नहर जो है दिल्ली के ओखला में आके खत्म क्यों हो रही? तो मैंने आपको अभी पूर्वी यमुना नहर पढ़ाया था, तो बस आप यही समझ लीजिए कि पूर्वी यमुना नहर का ही एक्सटेंडेड वर्जन ही है। तो दिल्ली के ओखला से यमुना नदी से आगरा नहर निकल रही है। ठीक है, आगरा नहर प्रॉफिट किसको करेगी? ये क्या नाम, आगरा, मथुरा, भरतपुर होते हुए इसको सबसे ज्यादा क्षेत्र को प्रॉफिट करेगी। अंतरराज्यीय नहर के रूप में आगरा नहर प्रख्यात है। ठीक है, यहां तक की चीजें समझ में आ गई। उसके बाद इसकी लेंथ की बात करेंगे तो 1600 किलोमीटर है। और राज्य अगर बात करेंगे, किन किन राज्यों को ये फायदा देती है, तो ये दिल्ली के ओखला से निकल रही है। तो एक तो दिल्ली हो गया, दूसरा अपना यूपी हो गया, और तीसरा जो शहर हो गया है, जो तीसरा जो हो गया वो राजस्थान हो गया, और चौथा एचआर हो गया, मतलब हरियाणा। तो आगरा नहर किनको किनको फायदा दे रही है? इतने राज्यों को फायदा दे रही है। ठीक है, दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा। आगरा नहर के विषय में आपको सारी चीज समझ में आ गई। कब बनी? 1874 में बनी। दिल्ली के ओखला के निकट से ये निकलती है, यमुना जी से निकलती है। इसमें पानी कौन कौन प्रोवाइड कराता है? ऊपरी गंगा नहर भी प्रोवाइड कराती है। इसकी लेंथ कितनी? 1600 किलोमीटर। दिल्ली, यूपी, राजस्थान और 4 राज्य से फायदा लेते हैं। उसके बाद चौथी नहर जो है वो है निचली गंगा नहर। अब ये निचली गंगा नहर जो है ये किसका एक्सटेंडेड वर्जन होगी? ऊपरी गंगा नहर का। ठीक है, देखिए इनमें अब डाउट नहीं करना है बिल्कुल। निचली गंगा नहर, अब अच्छा, निचली गंगा नहर कब बनेगी? तो ये बनेगी 1872 से 78 के बीच में। अब देखिए, आपको एक चीज और समझ में नहीं आ रही है कि एग्जैक्ट डेट होना चाहिए। नदी जिस दिन नहर बनना कंप्लीट हो गई होगी उसी दिन तो माना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ना धीरे धीरे बनती गई है।
जैसे मान लो यहां तक नहर बन गई, उसके बाद फिर से एक्सटेंड कर दिया गया, तो अब इसको यहां तक पूर्ण बना दिया गया है, फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया, तो यहां से यहां तक कंप्लीट कर दिया गया। तो ये 72 से 78 के बीच में नदी नहर बनी है, ठीक है, धीरे धीरे बनती चली गई। आपको ये चीज समझ में आ गई, निचली गंगा नहर। उसके बाद बात करते हैं निचली गंगा नहर की जो जो क्या नाम एंट्री पॉइंट है वो कहां पर है, तो ये नरौरा बुलंदशहर, नरौरा बुलंदशहर के पास से ये निकलती है। इसकी लेंथ की अगर बात करें, निचली गंगा नहर की अगर लेंथ की बात करें हम लोग, तो ये लगभग 88। देखिए आप लेंथ याद मत भी करिए तो भी कोई समस्या नहीं है, पर आप जैसे आगरा नहर है तो आपको ये पता होना चाहिए निकली कहां से है, किस नदी से है और कौन कौन से राज्य इससे प्रभावित हैं। अब जैसे निचली गंगा नहर है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1872 से 1878 के बीच में बनी, नरौरा बुलंदशहर में बनी। आप ये किलोमीटर याद नहीं रखवा रहे हैं कोई समस्या नहीं, पर आप एक ओवरव्यू दिमाग में जरूर रखिए ये कहां से कहां तक की रहेगी। तो जो निचली गंगा नहर है ये बुलंदशहर, बुलंदशहर से प्रयाग तक, यहां तक समझ में आया? कोई समस्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? निचली गंगा नहर के विषय में जितनी चीजें हो सकती थी मैंने आपको बता दी, इसमें आपको कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद देखिए मैंने आपको ये टाइम वाइज सीक्वेंस भी बता रहा हूं मैं कि इसके बाद ये नहर आ रही, इसके बाद ये नहर आ रही। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे जो पांचवी नहर है, पांचवी नहर है जो है हमारी वेतवा नहर। वेतवा नहर, वेतवा नहर बनी है 1885 में। अब ये वेतवा, और देखिए अब जैसे कुछ कुछ नहरें जैसे वेतवा नहर ही है, तो वेतवा नहर स्पष्ट समझ में आ रहा है किस नदी पर है, ये वेतवा नदी पर है ना? तो इसमें आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ये वेतवा नहर पर है। यहां तक की चीजें समझ में आई, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी तो नहीं इसमें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि वेतवा नहर निकलती कहां है, तो आपको मालूम होगा झांसी में एक परीक्षा बांध पड़ता है, झांसी में दो है, माता टिला और परीक्षा, तो ये परीक्षा बांध के पास से निकलती है, परीक्षा बांध से निकलती है। कौन सी नहर है, ये वेतवा नहर है, ठीक है। यहां तक की चीजें समझ में आई। अब वेतवा नहर की दो शाखाएं हैं, दो शाखाएं कौन कौन सी हैं, एक हमीरपुर और एक कठौना शाखा। इनके विषय में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक। याद रखना सिर्फ इतना कि बेतवा नहर जो है 1885 में बनी है, बेतवा नदी पर बनी है, झांसी परीक्षा बांध पर बनी है। यहां तक की चीजें कंप्लीट, यहाँ के अलावा आपको कोई समस्या कोई परेशानी तो नहीं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं छठी नहर जो कि है हमारी शारदा नहर। देखिए शारदा नहर इंपॉर्टेंट है, शारदा नहर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शारदा नहर को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, तो छठी नहर है शारदा नहर। देखिए सबसे पहले शारदा नहर बनी कब, तो ये बनी है 1920 से 1928 के बीच में। ये नदी कौन सी है, शारदा नदी ही है, शारदा नदी जिसको काली नदी भी कई जगह पे बोला जाता है। निकलती कहां से है, तो ये बनवसा से निकलती है। देखिए अब बनवसा के विषय में आपको एक चीज बता देता हूं कि बनवसा जो है ये यूपी, यूके और नेपाल पर स्थित है, नेपाल बॉर्डर पर। तो प्रभावित कौन कौन होंगे, यूपी, यूके और नेपाल। यूपी के कई जगह पर आपको ये पीलीभीत दिखेगा, मैं आपको बता दूं, कई जगह पर आपको ये पीलीभीत दिखेगा और कई जगह पर आपको ये जो बनवसा है वो चंपावत में दिखेगा। तो पीलीभीत जो है ये यूपी का है और चंपावत जो है ये उत्तराखंड का जिला है। तो इस चीजों को आप इनमें कभी आप डाउट में मत रहिएगा। जब आपको पीलीभीत बनवसा दे तो भी ठीक है, चंपावत बनवसा दे तो भी ठीक है, कोई डाउट कोई परेशानी नहीं। शारदा नदी, शारदा नहर 1920 से 1928 के बीच में बनवसा से निकलती है। शारदा नदी पर बनवसा है कहां पर, यूपी, यूके और नेपाल बॉर्डर पर। बनवसा के विषय में पीलीभीत यूपी, चंपावत यूके, बनवसा, यहां तक की चीजें आपको समझ में आए, कोई डाउट कोई परेशानी तो नहीं। एक चीज और आप समझ लीजिए कि इसकी जो लंबाई है शारदा नहर की वो है 12,368 किलोमीटर और इसी के तहत यूपी की सबसे लंबी नहर है ये, ठीक है। यूपी की सबसे लंबी नहर है,
देखिए, मैं आपको सबसे प्राचीन नहर बता चुका हूं, रामसर साइट की सबसे पहली नहर बता चुका हूं, और सबसे लंबी नहर भी बता चुका हूं। यहां तक की चीजें कंप्लीट। उसके बाद इसी के ऊपर खटीमा, खटीमा खटीमा जल विद्युत केंद्र है ना, जल विद्युत केंद्र भी इसी पर है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, पर हाँ समझ लीजिए। शारदा नहर के विषय में आपको कंप्लीट, कोई डाउट, कोई परेशानी तो नहीं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सातवीं नहर, जो कि है रामगंगा नहर। अब देखिए, मैं आपको नदियों के विषय में कल ही पढ़ा चुका हूं, तो आपको ये दोबारा से मैं आपको ये चीज नहीं बता पाऊंगा कि रामगंगा नहर रामगंगा नदी कहां से निकलती है, तो ये नहर कहां से बनेगी। तो ये सब फालतू के क्वेश्चंस के विषय में आपको नहीं बता पाऊंगा। आपको याद होना चाहिए कि रामगंगा जो नदी है वो कहां से निकलती थी, पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ नामक स्थान से निकलती थी। निकली कब है ये? 1975 में ये लगभग ये बनी थी, पौड़ी गढ़वाल कालागढ़ नामक स्थान पर। ठीक है, अब एक चीज आप में समझिए, जैसे ही हमने जो इंपॉर्टेंट नहरें थी ऊपर की जो 6 है उनके विषय में पढ़ लिया, तो अब हम जो जितनी भी जो नहरें पढ़े बचेंगे उनके विषय में हमें ज्यादा डीपली नहीं जाना है। हमको जस्ट बेसिक ऊपर की नॉलेज होनी चाहिए कि रामगंगा नहर है तो वो कहां पर है। अगर हमने पढ़ा है, अगर हमने मान लो केल नहर पढ़ा है या वेतवा नहर पढ़ रहे हैं, तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि ये नहर कहां पर है, किस नदी पर है और किस जगह पर ये स्थापित है। यहां तक की चीजें पहले आप ये बताइए कि आपको कोई डाउट, कोई समस्या तो नहीं है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज और समझिए, रामगंगा नहर जो है पौड़ी गढ़वाल कालागढ़ 1975, इतना याद करने के बाद आप क्षेत्र इसका समझ लीजिए। ये लगभग बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, जो सीधी सीधी यूपी की बेल्ट है। आपको याद होगा मैंने आपको यूपी के जो उत्तरी वाले बॉर्डर स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बताए थे, तो ये यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा, ये वाली ऐसे करके बिल्कुल पैरेलल ही जाएगा, है ना। अगर आपने शुरुआत से ये चीजें देख के रखे होंगे तो आपको रामगंगा नहर के विषय में समस्याएं कम होंगी। 12 लाख समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग 8वीं नहर के विषय में बात करेंगे, जो कि है सरयू नहर। सरयू, जिसको घाघरा नहर भी बोलते हैं, तो ये वही है। ठीक है, सरयू नहर। अब फिर से सेम क्वेश्चन कि ये बनी कब है, तो 1978 के आसपास इस नहर का निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ है। 1978 में इस नहर का निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम लोग बात करें कि इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो कहां पर है, तो ये बहराइच जिले से निकलती है। इतना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। सरयू नहर के विषय में कुछ ज्यादा जो दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट है वो समझिए। सबसे पहले जो सरयू नहर परियोजना है, इसको 2012 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया, और ये 2021 में जाकर इस नहर का लोकार्पण हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए। लोकार्पण का मतलब ये नहर 2021 में जाके चालू हुई है। सरयू नहर कहां पर है? सरयू नदी पर है, 1978 में है, 2012 में इसको राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया और 2021 में इसका लोकार्पण हुआ है। यहां तक की चीजें आपको याद होनी चाहिए, इनमें आपको कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां तक की चीजें आपको कंप्लीट हुई, कोई समस्या तो नहीं। अब हम लोग बात करेंगे बुंदेलखंड साइड से जो नदियां निकलती हैं, बुंदेलखंड साइड से जो नहरें बनती हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बुंदेलखंड की तरफ चलेंगे तो हमने सबसे पहला पढ़ना है बांध, जो नहर परियोजना है वो है रानी लक्ष्मी बांध नहर परियोजना, या फिर रानी लक्ष्मी बांध नहर परियोजना। बांध नहर परियोजना इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले इसकी नदी, अब देखिए यहां से आपको सन भी याद नहीं रखना, आपको नदी और ओरिजिन पॉइंट याद रखना है, अतिरिक्त कुछ नहीं। तो नदी कौन सी? रानी लक्ष्मीबाई के लिए बेतवा नदी है। पहली चीज, निकली कहां से? तो मैंने आपको अभी एक परीक्षा बांध बताया था बेतवा नदी पर, याद होगा आपको। तो ये, और उसी समय मैंने आपको एक और बांध के विषय में बताया था जो कि था माता टीला बांध। तो ये बेतवा नदी पर बना माता टीला बांध है।
बेतवा नदी पर बना माता टीला बांध है। कहां पर होगा ये? झांसी ललितपुर जिले में होगा। ठीक है, ललितपुर जिले में होगा। और माता टीला बांध से ही ये दो नहरें निकलती हैं। सबसे पहली गुरसराय एक नहर ये निकलती है और दूसरी निकलती है मंदर नहर। तो ये दो नहरें, ये देखिए इंपॉर्टेंट नहरें हैं। आपको ये नहरों के विषय में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कहां से निकल रहे हैं? ये ललितपुर में है। ठीक, ललितपुर झांसी, ये झांसी में, स्पेशली वैसे झांसी में ही है ललित, ये जो है ना माता टीला, ये झांसी में ही है। ठीक है, तो माता टीला बांध से ये निकलती हैं गुरसराय और मंदर नामक नहरें। बुंदेलखंड की ये पहली नहर परियोजना। उसके बाद दूसरी की हम लोग बात करेंगे रिहंद घाटी। अब देखिए रिहंद है तो नदी कौन सी होगी? रिहंद नदी। पहली चीज आपको कंप्लीट हो गई। उसके बाद स्थान क्या है? ये स्थान है पीपरी। इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए। पीपरी नामक स्थान से ये निकलती है। ठीक है, कोई डाउट, कोई समस्या नहीं। रिहंद घाटी जो नहर है ना, रिहंद घाटी वैसे योजना है, उसी से नहर निकलती है, रिहंद नहर, जो कि पीपरी नामक स्थान से निकलती है। उसके बाद तीसरी है मेजा जलाशय नहर परियोजना। अब मेजा है तो ये आपको याद होगा, मेजा बांध किस पर बना है? बेलन नदी पर। तो ये नदी कौन सी है? बेलन। और स्थान कौन सा है? प्रयाग। इनमें आपको कोई डाउट तो नहीं। और प्रॉफिट किसको करेगा? ये ऑब्वियस है, एक तो प्रयाग को करेगा और प्रयाग के पास एक बार मिर्जापुर को भी कर देगा। ठीक है, मेजा जलाशय हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे केन जलाशय की, है ना। अब देखिए अब हम आपको यहां पर एक क्वेश्चन बताते हैं। कुछ जैसे हमने आपको शुरुआत में अंतरराज्यीय या फिर जो मतलब जो एक से अधिक राज्यों वाली परियोजनाएं थी उनके विषय में पढ़ाया था। तो यूपी और एमपी की 3 परियोजनाएं चलती हैं। यूपी प्लस एमपी की 3 परियोजनाएं चलती हैं, जिसमें सबसे पहली है, एक तो है केन, उसके बाद राजघाट, है ना। एक है केन, एक है राजघाट, एक है बेलन टोन्स, है ना। यहां तक ये तीन जो नहर परियोजनाएं हैं, इसमें कौन कौन पार्ट करता है? यूपी और प्लस एमपी। अब देखिए, अब हम बात करेंगे सबसे पहले केन के विषय में। तो केन नहर परियोजना जो है किस पर होगी? केन नहर परियोजना किस पर नदी पर होगी? केन नदी पर होगी। यहां तक की चीजें समझ में आई। निकलती कहां से है? ये जो एमपी है, एमपी के पन्ना नामक स्थान से निकलती है। जो एमपी के, जिसने थोड़ा सा भी एमपी को पढ़ा होगा, ये जो अच्छे से यूपी को भी पढ़ा होगा, तो वो इस पन्ना नामक स्थान से भली भांति परिचित होगा। केन से प्रभावित कौन कौन से जिले होते हैं? ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। केन नहर से यूपी का जो बांदा है, यूपी का बांदा और एमपी का छतरपुर, आप इनको याद कर लीजिए। केन नहर परियोजना से प्रभावित होने वाले दोनों जिले कौन कौन से? एक तो बांदा और एक छतरपुर। निकलती कहां से है? पन्ना। नदी कौन सी है? केन। उसके बाद दूसरा नदी जो है राजघाट है। दूसरा जो नहर परियोजना है वो राजघाट है। ये राजघाट है, ऑब्वियस सी बात है, आपने राजघाट बांध भी पढ़ा होगा, तो ये बस वही है। राजघाट बांध है, बेतवा नदी है, जिला कौन सा है? ललितपुर। ठीक, यहां तक की चीजें कंप्लीट। राजघाट बांध इस पर बनाया गया है, जो एमपी और यूपी की संयुक्त योजना है। 2 योजनाएं। उसके बाद तीसरी जो योजना है कौन सी है? बेलन टोन्स योजना। बेलन टोन्स योजना, ये किस नदी पर होगा? ऑब्वियस सी है कि ये बेलन नदी पर होगा, है ना। बेलन नदी पर होगा। किस जिले में? एमपी के रीवा में। एमपी का जो रीवा जिला है वहां पर है। और ये जो क्या नाम ये जो बेलन टोन्स जो नहर है, ये निकली क्या मतलब निकली कहां से है? तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये मरुहर जो नदी है, बेलन नदी की सहायक नदी है मरुहर नदी। मरुहर नदी से निकलती है कौन सी नहर? बेलन और टोन्स नहर। कहां से? रीवा, एमपी से। यहां तक की चीजें आपको समझ में आई। जो हमारा पठारी क्षेत्र से निकलने वाले जो या फिर पठारी क्षेत्र वाले जो नहरें हैं, उनके विषय में आपको यहां तक की चीजें समझ में आई। कोई डाउट,
कोई समस्या तो नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए एक छोटे छोटे और नहरें हैं, जैसे एक है घसान नहर। घसान नहर इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जनरली हम लोग पढ़ते नहीं है, पर ये घसान नहर है, इंपॉर्टेंट है। घसान नहर ये किस नदी पर है? ये बेतवा की सहायक नदी है। बेतवा की सहायक नदी, यही घसान सहायक नदी घसान है। और ये फायदा किसको देती है? हमीरपुर जिले को। ये जो जिला डिस्ट्रिक्ट ओरिएंटेड है ना, ये इंपॉर्टेंट है। घसान नहर हमीरपुर को ज्यादा प्रॉफिट देती। उसके बाद राजघाट हो ही गया, है ना। बाण सागर परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बाण सागर परियोजना है कहाँ की? तो देखिए मैं इनको आपको आगे पढ़ाऊंगा जब हम लोग पूर्वांचल की तरफ चलेंगे, है ना। घसान नहर परियोजना आपको समझ में आ गई। इसके बाद आप चलते हैं आगे। देखिए जो क्या नाम डिस्ट्रिक्ट ओरिएंटेड बांध है, हम आपको इकट्ठे उसमें कराए दे रहे हैं सारे। जैसे सबसे पहला बांध कौन सा है? घसान बांध। नदी कौन सी है? घसान। किसकी सहायक है? बेतवा की सहायक है ना। और प्रॉफिट किसको है? हमीरपुर जिले को। पहला हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे ललितपुर बांध, ललितपुर नहर। अब ललितपुर नहर है, तो ये ललितपुर नहर से कौन प्रभावित होगा? पहले तो ये देखिए कि नदी कौन सी है। ये नदी है शहजाद नदी। देखिए ये बहुत नए हैं, पर आप इन चीजों के लिए आप तैयार हो जाइए। क्यों? क्योंकि यूपी SSS हर पेपर में लगभग 20 नंबर के यूपी जीके पूछेगी। शुरुआत में मे भी क्वेश्चंस इजी हो सकते हैं, पर एक समय के बाद इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे गारंटेड पूछे जाने वाले हैं। तो आप पहले से ही तैयार हो जाइए। ललितपुर शहजाद नदी, प्रॉफिट किसको होगा? स्पेस ऑब्वियस है, ललितपुर। ठीक है। उसके बाद जो देखिए, अब देखिए जैसे हमीरपुर ही है। अब आप कहेंगे कि हमीरपुर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट है उसमें पानी नहीं जाएगा, या ललितपुर के जो आसपास के जिले जैसे हमीरपुर हो गया, जालौन हो गया, इनमें पानी नहीं जाएगा, तो ऑब्वियस है। पर अब प्रश्न में दे दिया जाए कि क्या ललितपुर जो नहर है उसका पानी हमीरपुर में नहीं जाएगा, तो ऑब्वियस है जाएगा। आप जालौन टिक लगाइए, हमीरपुर टिक लगाइए। पर अब आप ललितपुर से आप इस पानी को झांसी तक ले जा सकते हो, लेकिन अब कोई इटावा चला जाए तो इटावा नहीं जाएगा, है ना। तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में तो रहेगा, ये ऑब्वियसली अंडरस्टूड होना चाहिए आपको। घसान नहर परियोजना, ललितपुर नहर परियोजना। उसके बाद हम चलेंगे सपरार बांध। ये नहर परियोजना है, ये इसमें सपरार नदी है ना। ये झांसी करौंदा नामक स्थान से निकलती है ना। और जो सपरार है, इसमें नदी कौन सी है? इसमें जो नदी है वो सपरार नदी ही है ना। यहां तक की चीजें आपको कंप्लीट लिख दीजिए, वैसे लिख भी देता हूं, सपरार नदी। यहां तक की कोई चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी सारी, लगभग। कोई डाउट, कोई समस्या तो नहीं है इसमें, है ना। और प्रॉफिट किसको होगा? अब जैसे झांसी है, अब झांसी के आसपास क्या है? हमीरपुर है, तो हमीरपुर में भी पानी मिलेगा, है ना। तो ये चीजें अंडरस्टूड होनी चाहिए आपको। उसके बाद एक और, अब 3 लगातार जो परियोजना है, जैसे कुनहार परियोजना, ये सिंचाई परियोजना है। नदी कौन सी है? कुनहार नदी ही है। और जिला कौन सा है? सोनभद्र। उसके बाद मौदहा, ये नदी कौन सी है? विरमा नदी। आप पीछे वाली चीजों को एक बार छोड़ दीजिए, पर इनको जरूर याद करिएगा। विरमा नदी ये इंपॉर्टेंट है। विरमा नदी प्रॉफिट किसको होगा? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से ही निकलती भी है ये। उसके बाद एक आती है गुंटा बांध। गुंटा बांध के विषय में आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि ये चित्रकूट में है। एक बार ये पूछा गया प्रश्न भी है, गुंटा बांध कहां पर है? इसी से गुंटा नहर में निकलती है और चित्रकूट में है। देखिए ये ऐसे नहरें हैं जो सिंगल डिस्ट्रिक्ट को प्रभावित करती हैं। यहां तक की चीजें आपको कंप्लीट हुई। यहां तक की चीजों में आपको कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लगभग मैंने चीजें कंप्लीट करा के रखी हैं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी कुछ और नहरों के विषय में, और फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब हम चलते हैं पूर्वांचल की जो कुछ नहर परियोजनाएं बची हैं वो उसमें चलते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अहरौरा नहर परियोजना।
नहर परियोजना। नदी कौन सी है? नदी है गड़ाई नदी। गड़ाई नदी, ठीक है। और क्षेत्र कौन सा है? बनारस। आप इन सब चीजों से परिचित हो जाइए। प्रश्न इस प्रकार से आएगा, अरोरा नहर किस नदी पर है? गड़ई नदी पर। किस क्षेत्र में? बनारस में। काम खत्म। आपको ये आता है तो आप प्रश्न कर देंगे, नहीं आता है तो आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आता है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा नहर, अरे देखिए चंद्रप्रभा बहुत इजी है। नदी कौन सी होगी? ऑब्वियस है, चंद्रप्रभा नदी, है ना। नदी चंद्रप्रभा होगी। और स्थान क्या है? चकिया। चकिया कहां पड़ेगा? चकिया चंदौली में पड़ेगा। खत्म। ये आपकी नहर परियोजना। अब चंद्रप्रभा में क्या पूछ सकता है? चंद्रप्रभा में आपसे पूछा जाएगा कि ये किस स्थान से निकलती है, तो चकिया चंदौली से। प्रभावित कौन सा है? चकिया और चंदौली को ही सबसे ज्यादा प्रभावित भी करती है। उसके बाद आपके लिए लास्ट या इंपॉर्टेंट नहर है गंडक नहर। गंडक नहर कहां से निकलती है? देखिए वैसे ये यूपी बिहार को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। और गंडक नदी है, उस पर बांध बनाकर, गंडक नदी पर इस पर बांध बनाकर बिल्कुल यूपी और नेपाल बॉर्डर पर इसको बनाया गया है। 1959 में इस परियोजना में नेपाल भी शामिल हो गया था। तो अब ये यूपी, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। यहां तक की चीजें कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तो नहीं। गंडक नहर किस पर है? गंडक नदी पर बांध बनाकर। 1959 में इसमें कौन मर्ज हुआ था? इसमें नेपाल भी मर्ज हो गया। देखिए इसमें मैंने आपको टाइम नहीं बताया कब ये बनी थी, तो टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए ये कहां से बनी है। और ये लगभग आप ये मान के चलिए कुशीनगर महाराजपुर के आसपास ये जो बेल्ट है, कुशीनगर महाराजपुर। देखिए आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। गंडक नहर मैंने आपको समझाई, गंडक नदी समझाई है, तो आप नहर को अच्छे से समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि गंडक नदी इधर जा रही है तो नहर को इधर साइड निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। चलेगी पैरेलल ही, साथ ही साथ चलेगी। थोड़ा सा इधर चली जाएगी, थोड़ा सा ऐसे चली जाएगी, समझ रहे ना, एक दूसरे को काटती नहीं है। तो आप अगर गंडक नदी को जानते हैं तो आप नहर के पाथ अच्छे से समझ जाएंगे। यहां तक की चीजें आपको समझ में आई, जो नहरें हैं वो आपको समझ में आई। यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी तो नहीं। अच्छा, अब हम बात करते हैं नहरों में ही। हमने लगभग नहरें कंप्लीट कर ली हैं। देखिए मैंने आपको सिर्फ नहरें पढ़ाई हैं, अभी मैंने आपको बांध नहीं पढ़ाए हैं। अगली बार जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो बांध के विषय में ही पढ़ाऊंगा। मेरे हिसाब से लगभग मैंने नहरों को कंप्लीट कर दिया है, जो नहर परियोजनाएं हैं उनको कंप्लीट कर दिया है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो नहरों को याद करने की जो ट्रिक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको वो भी थोड़ा बहुत बता सकता हूं, लेकिन उसमें आप सिर्फ नाम याद कर सकते हो, है ना। उसके अतिरिक्त आप कुछ नहीं याद कर पाओगे। बाकी इस वीडियो को एक दो बार देखिए, समझिए, क्वेश्चंस करिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या मैंने क्वेश्चंस को मतलब मैटर में क्या क्या चीजें छूट गई हैं, क्या क्या मैंने गलत बता दिया है, और क्या ऐसा हो सकता है जो मेरे से छूट गया और पेपर में आ सकता है। आप जरूर उसको बताइएगा, है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।